नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी बैठक पर बैठक कर पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। आज भी उसने चंडीगढ़ में बैठक की जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की, तो दूसरी तरफ कल भी बीजेपी बैठक कर पंचायत चुनाव पर रणनीति बनाएगी। लेकिन जिस तरह से चंडीगढ़ में बैठक में सीएम ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर 22 अगस्त के बाद प्रदेश चुनाव आयोग को वो पत्र लिखेंगे, उसके बाद प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना प्रबल हो गई है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने 22 अगस्त के बाद राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर पत्र लिखने की बात कही है। सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। चंडीगढ़ में बीजेपी ने पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक की जिसमें सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने भी शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किया। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव का मामला अभी कोर्ट में है, वहां से निपटते ही सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। वहीं उन्होंने बताया कि संगठन के लिहाज से सारे चुनाव एक साथ होने पर जोर है, लेकिन इस पर फैसला सरकार और चुनाव आयोग को लेना है। नहीं, सरकार की अपनी तैयारी है। जो मामला कोर्ट में है वो कोर्ट से मामला निपटते ही सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। यही मुख्यमंत्री जी ने हमारी बैठक में भी कहा और कल भी हमारी इसी प्रकार की एक मैराथन बैठक है जो लगभग 45 के लगभग नगर पालिका परिषदों के चुनाव होने वाले हैं, उनके के लिए भी एक मूलचंद शर्मा जी के निवास पर उसकी भी एक प्रबंधन कमेटी बनी है। इसी प्रकार की बैठक होगी। संगठन का नजरिया सारे चुनाव की एक साथ तैयारी का है। निर्णय सरकार को करना होता है और स्टेट के चुनाव आयोग को करना होता है कि चुनाव किस रूप में कराएगा। मंगलवार को जहां बीजेपी ने चंडीगढ़ में बैठक कर पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ बुधवार को भी पंचायत चुनाव पर बीजेपी मंथन करेगी। साथ ही पंचायत चुनाव के बहाने कांग्रेस भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस में संगठन का विस्तार नहीं होना उसके लिए चुनौती बन सकती है। उधर इनेलो भी पंचायत चुनाव के बहाने अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन भी तलाशने की कोशिश करेगी। सभी पार्टियां चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा गांव में उनकी पार्टी की सरकार बने ताकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उनकी मजबूत दावेदारी बनी रहे। एक तरफ बीजेपी अपने कामकाज के आधार पर वोट मांगेगी, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां कृषि कानून, महंगाई और स्थानीय मुद्दे के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगी। लेकिन जनता किसको वोट करेगी ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज भी चंडीगढ़ में बीजेपी की बैठक हुई जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके अलावा कल भी बीजेपी बैठक करेगी ताकि पंचायत चुनाव में कैसे पार्टी को जीत मिले, पार्टी की जो नीतियां हैं वो कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए जिसका फायदा पंचायत चुनाव में मिले, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अब एक तरह से पूरी तरह से तैयारी करने में जुट गई हैं। वो भी अपनी राजनीतिक जमीन को लगातार तलाशने की कोशिश कर रही हैं और ये पंचायत चुनाव ये साबित करेगा कि किसकी राजनीतिक जमीन बचती है और किसकी राजनीतिक जमीन जाती है। लेकिन इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे उससे पहले आज के मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। प्रवीण अत्रे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। अमरदीप बराड़ प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। और ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो के जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात प्रवीण जी से। प्रवीण जी, जिस तरह से बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, कब तक चुनाव पंचायत चुनाव करा लेने की संभावना है? देखिए खालिद, पहले तो थोड़ा सा ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जो आज बैठक हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव प्रबंधन समिति एक कमेटी बनाई है संगठन ने अपने स्तर पे, जिसके साथ आज अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रबंधन समिति की आज बैठक
जो कल बैठक होगी वो निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी जी। पंचायत चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज हो चुकी है, कल निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों होने हैं। अब आपका सवाल कि कब चुनाव, देखिए आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय धनखड़ जी ने भी स्पष्ट किया मीडिया के सामने कि विषय इस वक्त कोर्ट में है, 22 अगस्त की डेट लगी हुई है। जो कोर्ट में विषय है, जब कोर्ट से विषय निपट जाएगा उसके बाद चुनाव किस तारीख को होगा इस बात की घोषणा चुनाव आयोग के जरिए होगी। तो अभी किसी भी तरह की तिथि की बात इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि मामला अभी कोर्ट में। मामला तो कोर्ट में है, लेकिन अगर कोर्ट उस दिन कोई फैसला करता है उसके बाद क्या अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक कुछ तो एक आइडिया होगा। अगर कोर्ट किसी तरह का निर्णय लेता है उसके बाद कितने दिनों के अंदर में हो जाएगा? देखिए क्योंकि आपकी तैयारी जिस तरह से हो रही है प्रवीण जी, बैठकों का दौर जारी है, उसके अलावा आप लगातार अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव जो है और निकाय चुनाव कहीं ना कहीं आपके टारगेट में है जिसमें पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, इसकी भी कोशिश आप लोग करेंगे? जी खालिद, देखिए ऐसा है कि अगर 22 अगस्त को जो कोर्ट में डेट लगी हुई है, कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके बाद सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिखेगी, क्योंकि चुनाव तो चुनाव आयोग ने करवाना होता है। सरकार पत्र लिखेगी तो जो डेट है वो चुनाव आयोग के जरिए तय हो जाए। जहां तक चुनाव की तैयारियों की बात है, ये बात तो पूरा प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 एक्टिव रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे 24/7 अब पार्टी की नीतियों को जनता के बीच में ले जाके पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार और जनता के हित में कार्य ये लगातार करता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के प्रति तैयारियों का विश्लेषण तो आप इस तरह से कीजिए कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 पार्टी की नीतियों को जनता के बीच में ले जाता है। आपने कोरोना के दौरान भी देखा, जिस वक्त दूसरे राजनीतिक दल जो है वो सोए हुए थे, घरों में दुबके बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसका कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे जनता के हितों के लिए, जनता की सुविधा के लिए, क्या होंगे जनता के लिए पंचायत चुनाव में जाने के लिए मुद्दे क्या होंगे प्रवीण जी बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी चुनाव विकास पे लड़ेगा। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो स्वच्छ प्रशासन, साफ सुथरा प्रशासन, जो भाई भतीजावाद खत्म किया, क्षेत्रवाद खत्म किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हरियाणा प्रदेश में था, नौकरियों के अंदर धांधली थी, पर्ची खर्ची का बोलबाला था, जिस तरह से विकास जो है रुक चुका था, उस विकास को शुरू किया। विकास हमारा मुद्दा है। ठीक है अमरदीप जी, सवाल यह है कि एक तरफ तो बीजेपी अपने को सांगठनिक तौर पर मजबूत कर रही है और आपके संगठन का अभी चुनाव नहीं हुआ है। पंचायत और निकाय के चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे बीजेपी को टक्कर देंगे? अमरदीप जी आवाज मिल रही है आपको? तो अमरदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ओंकार सिंह जी, इनेलो भी चाहेगी कि पंचायत चुनाव में जो खोई हुई जमीन है उसको हासिल किया जाए। इसके लिए क्या कोई रणनीति इनेलो ने बना रखी है पंचायत चुनाव को लेकर? क्योंकि बैठकों का दौर जो बीजेपी में शुरू हो रहा है तो विपक्षी खेमे में भी हड़कंप है कि हो ना हो कि जल्द ही चुनाव हो जाए, बस कोर्ट के फैसले का इंतजार है, उसके बाद 1 महीना या 1.25 महीना का मौका चाहे तो मिल सकता है। भाई परवीन अत्री जी के बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बोला कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे पर जाएंगे कोर्ट में। आप स्थानीय निकाय विभाग किसी में चले जाइए, 90 हल्के हैं, किसी भी एक स्थानीय निकाय विभाग में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, आपको भ्रष्टाचार का जनाजा निकलता हुआ नजर आएगा। ये बातें कहने को बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं आना चाहता हूं, हरियाणा में तकरीबन 6222 पंचायतें हैं। जब हरियाणा सरकार को पता था कि फलान डेट को इनके चुनाव कब के ड्यू हैं, इनको पता था कि इस डेट को चुनाव ड्यू, उससे पहले अपनी जो नीति है घोषित कर दें। ये बिल्कुल चुनाव के टाइम में आके घोषित करते हैं ताकि इन्हीं का कोई बंदा जाके हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है। अब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो इन्हीं की गलती है कि इन्होंने बिल्कुल ऐन वक्त के ऊपर क्यों ऐसा आरक्षण का मुद्दा लेके आए। मैं लाऊं जी, बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। तो संपर्क इनसे टूट गया है, लेकिन हमारे साथ योगेश कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। योगेश जी, चुनाव पहले होना चाहिए था लेकिन अब मामला कोर्ट में है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अब इस बार
जो चाहे विपक्षी पार्टियां हों या सत्ताधारी पार्टियां हों, वो जरूर राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करेंगी। क्या लगता है कि मुद्दा क्या होगा? जिस तरह से नेशनल मुद्दा होगा, जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन है, या इसके अलावा विकास का भी मुद्दा बनाया जा सकता है, या मुद्दा जो स्थानीय होते हैं गली नालों की और जो बेसिक सुविधाओं की बात होती है वो मुद्दा रहने वाला है। क्या मुद्दा रहेगा? देखिए एक्चुअली क्या है कि ये चुनाव बहुत ही कहने के लिए छोटा होता है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है ये। और इसमें सबसे ज्यादा मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि जो मीटिंग इन्होंने अब शुरू कर दी है सरकार ने, ये बिल्कुल सही स्टेप लिया है, क्योंकि इन चुनावों को कराने के लिए सरकार को पूरी ताकत झोंक देनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पेशली। ठीक है, जो ये कह रहे हैं अत्रे जी, मैं इससे तो सहमत हूं कि चुनाव तो चुनाव आयोग ने कराना है, इसमें तो सही बात है, लेकिन जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें जो पत्थरबाजी, लठबाजी और धड़े जो आपस में लड़ते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाइयां इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक मानता हूं मैं इसको। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा है वैसे, कि जो भी चुन के आएगा जमीनी आदमी आएगा, जमीनी काम करेगा और आगे बढ़ेगा। अब जो अत्रे जी ने कहा है ये डेवलपमेंट की या इसकी बात करेंगे, एक्चुअली क्या है कि डेवलपमेंट हर गांव का एक अलग मामला होगा। उस गांव में ये स्पेसिफाइड नहीं होगा कि ये जो सरपंच या कोई भी है वो वहां का मतलब बीजेपी से रिलेटेड है या कांग्रेस से रिलेटेड है या किसी XYZ पार्टी से रिलेटेड है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये जो चुनाव होते हैं 90% कांग्रेस तो 90% क्या, आज तक कांग्रेस तो सिंबल पे लड़ी ही नहीं है, शायद अभी भी। पिछली बार बराड़ साहब मेरी बात को इनेलो तो बार-बार कह रही है कि सिंबल पे लड़ेंगे। इनेलो नहीं, इनेलो तो प्रूव करना चाह रही है अपने आप को, इनेलो अब प्रूव कर सकती है, क्योंकि इनेलो को यह प्रूव करना है कि हम बीजेपी या जेजेपी से इनसे ऊपर हैं। क्योंकि बीजेपी से ऊपर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे मुझे नहीं मालूम, पर जेजेपी से ऊपर 100% चले जाएंगे ये तय है, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, एमएलए कोई है नहीं। ठीक है, तो और सच बात ये भी है, नहीं इनकी पकड़ भी है, इनकी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओंकार सिंह हमारे साथ तो गेन करेंगे करेंगे। ठीक है, ओंकार सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में आपकी बात कट गई थी। जी मैं कहना चाहता हूं, सरकार के पास पूरे 5 साल थे दोबारा चुनाव कराने में। ये बिल्कुल ऐन मौके पे एक नई नीति लेके आ जाते हैं ताकि कोई ना कोई इन्हीं का व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर देता है। आज आरक्षण की बात को पर ये पहले भी तो सबसे पहले भी तो डिक्लेयर कर सकते थे। बिल्कुल जब चुनाव ड्यू हो जाते हैं तब इन्होंने महिलाओं के आरक्षण को डिक्लेयर किया, और इसके लिए लेके इन्हीं का कोई बंदा चुनाव वहां पे चला, हाई कोर्ट में चला जाता है। ये बीजेपी चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, क्योंकि इसको मालूम है कि गांव में इनके क्या हाल होने वाले हैं। गांव में इनको बढ़ने तो दिया नहीं जा रहा, घुसने तक नहीं दिया जा रहा, तो चुनाव में आप समझ सकते हो इनकी क्या हालत होगी। ये मेरे भाई परवीन अत्री जी बात कर रहे थे, विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके जाएंगे। भ्रष्टाचार तो स्थानीय निकाय में अपने आप दे सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 90 हलकों में 90 स्थानीय निकाय कार्यालय हैं, किसी एक कार्यालय में आप जाके देख लें वहाँ एनडीसी की क्या व्यवस्था है, म्यूटेशन की क्या व्यवस्था है, ठीक है ओंकार सिंह जी, वहाँ पे टैक्स जमा हो रहा है, सब देख लेंगे अपने। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे में तो अपने आप नजर आ जाएगा। प्रदीप अमरदीप जी, माफ कीजिएगा अमरदीप जी, क्या तैयारी है कांग्रेस की पंचायत चुनाव को लेकर? आपका तो अभी संगठनिक चुनाव भी नहीं हुआ है और खींचतान चल रही है, कैसे अपने विरोधियों के सामने टिक पाएगी कांग्रेस? कोई है रणनीति पंचायत चुनाव पर, निकाय चुनाव पर? खाली जी आवाज आ रही है जी मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। खाली जी, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है, और जो खींचातानी की बात आप कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, कुछ ही दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, 6 महीने हो चुके हैं इन सबको बंद हुए, जो सुरक्षाएं जो सारी चीजें, तो इससे जनता को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सारा प्रशासन के हाथ में काम है, प्रशासन के पास और भी बहुत काम होते हैं। तो बीजेपी सरकार ये चुनाव कराना ही नहीं चाहती, या लेट करा रही है, या क्या करना वो आपको अत्रे जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जो चुनाव है इसमें कांग्रेस पार्टी अपने पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी और हर चुनाव में विजय प्राप्त करेगी। हर चुनाव में विजय प्राप्त करेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन भी तो होना चाहिए अमरदीप जी। खाली जी हमारा देखिए, कुछ ही दिनों कितने सालों से चुनाव नहीं हुआ है संगठनिक आपका? कितने सालों से नहीं हुआ? देखिए वो आपको सब पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ौदा जब उपचुनाव था तब भी हमारा संगठन इतना ही था, तो हम जीते ना चुनाव।
कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत है। सभी क्या लेके जाएंगे मुद्दे? संगठन मुद्दे क्या होंगे आपके? आपका जो सवाल है वो वाजिब है संगठन वाला, लेकिन वो भी हौसला सर, अगर संगठन का आपका चुनाव होता तो हौसला ज्यादा कार्यकर्ताओं को ज्यादा होता। ठीक है, कौशिक जी कुछ कह रहे हैं, फिर अत्रे जी के पास आते हैं। बराड़ साहब, एक्चुअली क्या है कि जो मेरा जो एनालिसिस है आज तक का, जो पहले आपका बरसों पहले एक चुनाव हुआ था जिसमें आपने अध्यक्ष वगैरह डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट वगैरह बनाए थे, जिस वक्त वो बहुत पुराना हो गया है। और उसके बाद जैसे ही तंवर साहब आए थे, तंवर साहब से लेके और आज तक कोई भी आपका जो मैं जिसे मान सकूं कि ये आपका अध्यक्ष है या ये आपका सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं है, और बातें तो छोड़ दीजिए आप। और आपने जितने चुनाव लड़े हैं उनका असली हार का कारण तो मैं ये भी मान के चलता हूं, वन ऑफ द रीजन कि आप लोगों के जितने भी कैंडिडेट लड़े वो इंडिविजुअल लड़े, उनके साथ कोई भी कांग्रेस की तो मदद थी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि जब आपके दफ्तर में ही कोई नहीं काम कर रहा है तो आपको मदद कोई कैसे करेगा? ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि आज तक कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ी। जब सिंबल पे आप पहले ही नहीं लड़ते तो पहले तो आप फैसला ये करेंगे कि सिंबल पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। पिछली बार तंवर साहब जब सिंबल पे लड़ना चाहते थे तो हुड्डा जी मैदान में आ गए थे, नहीं जी हमारा जो है ना सिस्टम नहीं कहता हम उस पे सिंबल पे लड़े, तो वो लड़ेंगे नहीं। अभी आज के दिन भी इतने दिन हो गए हैं, आपके प्रभारी भी आ गए हैं बंसल जी, आज तक आप उनको नहीं कर पाए हैं। उसके उलट अगर आप अपने सामने विरोधी पार्टी, अब मैं विरोधी नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि जो रूल कर रही है आज के दिन, अगर उसको पार्टी को देखते हैं तो उनका तो पन्ना प्रमुख क्या घर प्रमुख तक भी है, और वो कितनी मेहनत करते हैं, आप उनसे टक्कर लेने जा रहे हैं। सोचो तो सही जरा आप, ठीक है, आप किससे भिड़ने जा रहे हैं? उनकी इतनी जबरदस्त मेहनत होती है। अमरदीप जी जवाब दीजिए, उसके बाद से अत्रे जी के पास आते हैं जल्दी से। मैं नाम पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे योगेश कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। ठीक है भाई साहब। कौशिक साहब, ऐसा है कि संगठन हमारा बहुत जल्दी, लेकिन आप देखिए जब से जो भी उपचुनाव हुआ था और चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन आपके सवाल को मैं नकार नहीं रहा हूँ, संगठन है जो वो हर पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमारा कांग्रेस पार्टी भी बहुत जल्दी संगठन हमारा जो है वो तैयार होने वाला है। तो आप लोग दबाव क्यों नहीं बनाते? मैं कह रहा हूँ आप किससे लड़ने जा रहे हैं इसको कंपेयर करके देखिए। देखो विस्तार होना चाहिए, मेरा ये ठीक है, मैं कोई ठीक है, वो नहीं, सरकार फेल हो चुकी है हर प्रकार से। वो नहीं कह रहा मैं। पेट्रोल डीजल के रेट देखिए क्या ठीक है अत्रे साहब, ठीक है, जो मामूली जरूरतें हैं कौशिक जी और अमरदीप जी प्लीज। अत्रे साहब बोलिए। मेरा सवाल ये था कि इतने मेहनती लोग हैं वो। ठीक है सर, पंचायत चुनाव की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारे विपक्षी मित्र, उनका चर्चा का विषय क्या है? पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल वाले भाई, उनका चर्चा का विषय ये है कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया है वो क्यों दे दिया? मतलब मैं हैरान होता हूँ। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण 50% क्यों दे दिया? इनकी मानसिकता वही मानसिकता है जिसको हम कबीलाई मानसिकता कहते हैं। पहले स्पष्ट होनी चाहिए, जब चुनाव का वक्त आता था तब क्यों नहीं कहते ऐसी नीतियां? मैंने ये नहीं बोला, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया। जब से देश आजाद हुआ है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, प्रादेशिक स्तर पे बात करें, एक नारा हमेशा के महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, लेकिन किया क्या? 0। जब भारतीय जनता पार्टी ये तो अच्छी बात है सर, आपने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। सरकार केंद्र में भी आपकी है, 33% महिलाओं को भी आरक्षण वहां भी दिलवा दीजिए पंचायत में। बिल्कुल सही कहा आपने खालिद भाई। मेरी परेशानी पता कहाँ होती है? जब बिना किसी तैयारी के सवाल पूछ लिया जाता है, वहां बड़ी परेशानी होती है। और कई बार मेरे मित्र फिर उस बात से नाराज भी होते हैं। कम से कम इस विषय को आप देख लेते, फिर उसके ऊपर आप ये सवाल करते तो मुझे खुशी होती। चलिए छोड़िए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, योगेश जी ने बहुत बेहतरीन बात की, क्योंकि योगेश जी का अपना तजुर्बा है, बहुत लंबे समय से हरियाणा की राजनीति को देख रहे हैं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया कि किस तरह से पंचायत चुनाव के अंदर ताकत का उपयोग, लाठी डंडे, और ये बात सर्वविदित थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, योगेश जी ने बहुत सही एनालिसिस किया है। ऐसा हरियाणा में होता था, लेकिन 2016 के पंचायत चुनाव को आप याद कीजिए, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ी लिखी पंचायतों की बात की, उस वक्त भी विषय कोर्ट में गया था, आपको याद होगा।
उस वक्त भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। माननीय कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सोच पे मोहर लगाई थी कि पढ़ी लिखी पंचायत होनी चाहिए। और 2016 के पंचायत चुनाव को अगर आप देखेंगे तो वो जो लाठी डंडों की संस्कृति थी, वो संस्कृति हरियाणा में नहीं चल सकी। उसका एक बड़ा कारण है उसका कारण ये है कि राजनीतिक फंक्शन। देखिए, जब राजनीतिक फंक्शन मिलेगा तो स्वाभाविक है इस तरह की स्थिति पैदा होगी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति में विशेष तौर पे इस बात को स्थापित किया कि किसी भी ऐसे तत्व को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल सकता जो कानून व्यवस्था के रास्ते में रोड़ा अटकाए। और ये बात 2016 के पंचायत चुनाव में आप देख भी चुके हैं और बहुत बेहतरीन चुनाव हुआ था। पढ़ी लिखी पंचायतें ओंकार सिंह जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। हरियाणा की जनता ने उसको सराहा दी। ठीक है यात्रा जी। ओंकार सिंह जी बोलिए। ओंकार जी बोलिए सर। खालिद जी, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी ये कोई नई पॉलिसी लेके आते हैं उसको पहले क्यों नहीं लेके आते? बिल्कुल जब चुनाव ड्यू हो जाते हैं तब क्यों लेके आते हैं? क्यों ये समय अर्जित करना चाहते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पंचायत के चुनाव है ये विशेष तौर पर कृषि कानून, जो काले 3 कानून लेके आए हैं और जो एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे हैं, और आज किसान खाद के लिए, बीज के लिए, भंडारण व्यवस्था के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए, ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए, बिजली के बिल के लिए हजारों समस्याएं आज किसान के लिए। इनको किसान ये सारे मुद्दे होंगे पंचायत चुनाव में। इनको गाँव में घुसने तो दे नहीं रहा। इनको इसी चीज का डर है, इनको इसी चीज का डर है कि किसान के चुनाव में हार जाएंगे, इसलिए चुनाव लेट करवाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। अमरदीप भी कुछ कह रहे थे। अमरदीप जी पहले आप बोल लीजिए, फिर कौशिक जी के पास आते हैं। खालिद जी आते हैं आपके पास, बोलिए। खालिद जी, पंचायती राज चुनाव हमारे नेता राजीव गांधी जी द्वारा देश में लाया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि हर जो नागरिक है यहाँ उसकी सत्ता में भागीदारी हो सके। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से इसके पक्ष में है। लेकिन जो आज मुद्दा था जिस पर आज बात होनी थी कि 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, तो ये चुनावों में देरी कैसी? चुनावों में देरी इसलिए है तो मामला तो कोर्ट में है ना अमरदीप जी। अब 22 अगस्त को उस पर कुछ फैसला आएगा, उसके बाद आगे सरकार बढ़ेगी। सरकार तो कह ही रही है कि 22 अगस्त को फैसला आने के बाद से पत्र लिखेंगे चुनाव आयोग को, जो प्रदेश चुनाव आयोग है, कि जल्द से जल्द चुनाव हो। और तैयारी भी तेज कर दी है सत्ताधारी पार्टी ने। नहीं, देखिए, तैयारी कितनी भी तैयारी कहां करेंगे ये? किसी गांव में तो बीजेपी के जो नेता वो जा नहीं सकते। कैसे कहां पर तैयारी करेंगे? जो तिरंगा यात्राएं ये निकाल रहे हैं अब भी, उसमें भी आप देखिए चुनिंदा लोग हैं। ये चलो वो बातें छोड़ो, जो जिस मुद्दे पर आज डिबेट है उसमें बात करते हैं। ठीक है अमरदीप जी, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। अमरदीप जी, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव में इस बार मुद्दा क्या होगा। क्या किसान आंदोलन मुद्दा होगा या स्थानीय जो मुद्दे हैं वो प्रभावी होंगे? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार पंचायत चुनाव की आहट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे भी प्रवक्ता बीजेपी के बने हुए हैं। सर, सवाल आपसे यह है कि आप विकास के मुद्दा को लेकर जाने की बात तो कर रहे हैं जनता के बीच, लेकिन किसान आंदोलन की चुनौतियों से कैसे निपटेंगे पंचायत चुनाव के दौरान और निकाय चुनाव? देखिए ऐसा है खालिद, पहले तो जिसको आप किसान आंदोलन कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूं किसानों के नाम पे हो रहा आंदोलन, क्योंकि ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं हो रहा। हाँ, किसानों के नाम पे जरूर हो रहा है, लेकिन विरोध तो गांव-गांव में हो रहा है ना सर। नहीं, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, जिसका जिक्र हमारे विपक्षी मित्र भी अभी करते थे। 1 तारीख को लोहारू में तिरंगा यात्रा निकाली प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। आप अगर उसके विजुअल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ये किसानों के नाम पे आंदोलन हो रहा है, और जो बात हम लगातार कह रहे थे कि ये आंदोलन जो है किसानों के लिए नहीं है, इसमें विपक्षी दल के कार्यकर्ता है, राजनीति से प्रेरित है, वो आपको लोहारू की तिरंगा यात्रा की जो वीडियो क्लिपिंग है उससे स्पष्ट हो जाएगा। और मैं तो एक हैरान हूँ, मुझे यहाँ पे उसकी चर्चा भी करूंगा कि यूट्यूब चैनल में एक ने उस तिरंगा यात्रा की कवरेज करते हुए ये लिखा कि कहाँ से आए इतने सारे ट्रैक्टर, कहां से आए किसान। मतलब जो ये लगातार झूठा प्रचार दुष्प्रचार किया जा रहा था
किसानों को भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही थी, उस तिरंगा यात्रा ने ये स्थापित कर दिया कि ये जो प्रचार है पूरी तरह से मिथ्या है, झूठा है, किसान अपने खेत में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्य को मान्यता दे रहा है, ये लोहारू में साबित हुआ। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि चैनल होने के नाते एक बार जरूर दिखाएंगे कि जो लोहारू में तिरंगा यात्रा निकली उसकी स्थिति क्या थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। ठीक है अत्रे जी, आपकी बात हो गई। कौशिक जी, मेरा मानना ये है कि बीजेपी की स्ट्रेंथ जो मैंने अभी कांग्रेस की वीकनेस जो बताई, मैं बीजेपी की स्ट्रेंथ वो डबल नहीं है, वो 10 गुना है। उसके पीछे रीजन बताता हूं। इनके इंचार्ज सुरेश भट्ट जी और अनिल जैन जी रहे हैं। उस वक्त पे उन्होंने इतना मजबूत कर दिया था संगठन को कि आप सोच नहीं सकते, और उसमें इन्होंने कड़ी को तोड़ा नहीं है और जोड़ा है, बल्कि और आगे बढ़ाया है। ये इनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 बात करता हूं मैं अब जो ये चुनाव जब एक्चुअल आएगा, जमीन पे उतरेगा, फैसले तो उस वक्त होंगे कि भाई अब चुनाव में हम मुद्दा कौन सा लेके आए, पता नहीं क्या बात हो जाएगी। ठीक है, और अब अगर 22 तारीख को अगर ये होता है और अगर ये हुड्डा ये जो अगर ये बात करते हैं कि भाई हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो डेवलपमेंट में 2 बातें होंगी ना। डेवलपमेंट, एक शहरी डेवलपमेंट और एक गांव की डेवलपमेंट, क्योंकि पंचायत वालों के इलेक्शन अलग होंगे, शहर वालों के अलग होंगे। शहरों में गड़बड़ काफी नजर आ रही है बरसात वगैरह की वजह से, तो एकदम इमीडिएट जो नजर आता है वो गड़बड़ है। लेकिन कुछ चीजें जो इन्होंने अच्छी की थी खट्टर साहब ने, जिससे मैं खुद सहमति जता के गया था, वो एक काम किया था इन्होंने कि मेरे ख्याल में अब जो मेयर का चुनाव होगा, वो मेयर का चुनाव जो है वो डायरेक्ट होगा, और उसमें जो पहले खरीद फरोख्त हुआ करती थी, काउंसलर बिका करते थे सरेआम, यहीं पे हमारी बात हुई है, वो बिकना बंद हो जाएगा और एक्चुअल जीत के आएगा जिसमें दम है। पर ऐसा गांव में कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है पर्सनली, आज के दिन जो लगता है, गांव में इनेलो बहुत मजबूत होकर निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर छवि की जहां बात करते हैं तो खट्टर साहब की ईमानदार छवि तो है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो अब वो क्या बात करेंगे, क्या मुद्दा लेके आएंगे, मुझे नहीं मालूम अभी। पर गांव के मामले में मुझे ये लगता है कि एक स्टेप जो है इनेलो ऊपर रहती है, रहेगी भी, मेरा ऐसा मानना है आज के दिन। और शहरों में बीजेपी ऊपर रहती है। तो एक्चुअल जब हालात आएंगे, जैसा इन्होंने बताया, मैं मान ही लेता हूं कि भाई वो प्रेरित किए हुए लोग हैं, किसान जो हैं सारे प्रेरित किए हुए हैं। बट प्रेरित किए हुए भी अगर आपसे ज्यादा हो गए तो चुनाव तो आपको हरा देंगे, तो उस पर तो इन्हें ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, ओंकार सिंह जी। खालिद जी, मैं अपने भाई परवीन अत्रे की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि वो किसान आंदोलन ही नहीं है। अगर वो किसान आंदोलन ही नहीं है तो 11 दौर की वार्ता इन्होंने किससे करी थी? मेरे को बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसे बयान कर देते हैं। आप लोग तो बनाएंगे ना चुनाव में, बैठे हो, कल सत्ता से नीचे भी आना है। ये वही किसान है जिन्होंने वोट डालनी है, ये वही किसान है। और मैं खालिद जी एक बात बताना चाहता हूं, पिछली जो हाई कोर्ट की तारीख थी इसी आरक्षण, इसी मुद्दे पर, तो इनके वकील ने वहां पे स्पष्ट बोला कि अभी हरियाणा सरकार को जल्दी में चुनाव कराने की कोई वो नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। ये चुनाव 3 हफ्ते पहले की बात है। ये किसान आंदोलन के चलते इनको धरती पे हाथ लगाएंगे किसान। ठीक है, अत्रे जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, मुझे कई बार हंसी आती है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब आपने 11 दौर की वार्ता किससे की थी। एक बात को इनको समझना चाहिए जो इनकी सोच में भी शामिल नहीं है। सर, लगता है आज हमारा मुद्दा ना किसान आंदोलन नहीं है अत्रे जी, हमारा मुद्दा आज का पंचायत चुनाव है। जल्दी से कोई भी चुनी हुई सरकार, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी होती है कि देश का अगर एक भी नागरिक सरकार से वार्ता करना चाहे तो सरकार को वार्ता करनी चाहिए, और हमने उस संवैधानिक जिम्मेवारी को निभाया है। तो भले ही वो कांग्रेस से सर, तो 6 महीने से जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे अत्रे जी? 6 महीने से ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे? 6 महीने से भी तो ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए आपको, कहने से कोई बात नहीं हुई। इसका जवाब नहीं देगा। देखिए, 22 जनवरी को जो आखिरी वार्ता हुई थी, सरकार ने स्पष्ट कर दिया था, सरकार ने अपना प्रस्ताव देकर कह दिया था कि हमारा बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव ये है, अगर इनके पास इसके बेहतर कुछ है तो लेके आए, हम चर्चा के लिए तैयार है। तो बात टालने वाली बात हुई ना कि हम चर्चा के लिए तैयार है, ये बात टालने वाली बात हुई ना। आपने किसानों के पाले में फेंक दिया, तो सरकार ने तो अपना बेस्ट पॉसिबल दे दिया ना। देखिए, सरकार जो बेहतर कर सकती थी वो सरकार ने बता दिया कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते। आज का मुद्दा, आज पंचायत चुनाव मुद्दा है अत्रे जी चुनाव आज वो है पंचायत चुनाव का। केवल ढींगरा भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, जी सर, बात पूरी कर लूं।
देखिए मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि जो अभी कौशिक जी ने कहा, कौशिक जी ने जैसे मेयर चुनाव का जिक्र किया, क्योंकि पहले जो मेयर चुनाव हुए, चाहे पंचकुला की बात करें, सोनीपत की बात करें, रोहतक में चुनाव हुआ था, पानीपत में हुआ था, वो सारे प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने ये अमेंडमेंट की थी कि जो मेयर चुनाव है प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, जनता स्वयं अपना मेयर चुने। और वो आपने कौशिक जी ने भी बता दिया कि वजह क्या थी, पहले क्या होता था। इसीलिए इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया। पंचायत का चुनाव है उसमें जनता अपना सरपंच पहले से सीधा चुनती है, पंचों का चुनाव जनता खुद करती है। तो थोड़ा सा फर्क है मेयर चुनाव में और पंचायत चुनाव के अंदर। ठीक है, केवल ढींगरा जी। ठीक है सर, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी, क्या रणनीति है पंचायत चुनाव को लेकर आप लोगों की, कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए ऐसा है, एक बात तो मैं बता दूं, हमारी तो रणनीति है पूरी। हम जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहे आप लोग। आप सुनिए, हम इलाका इलाका घर घर, हमारा तो सब लोग पे वर्कर भी है और सब जगह पे आदमी भी है। लेकिन बीजेपी तो अपने घर की गली के बीच में बाहर भी निकल के ये नहीं कह सकती कि बीजेपी का आदमी हुआ मुझे वोट जिक्र नहीं करते। इनसे सवाल पूछिए खाली जी मेरी तरफ से कि क्या वजह है कि 1.5 साल में ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकते, ये अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बना पाए राष्ट्रीय है, तो ये पंचायत चुनाव क्या लड़ेंगे? अब बोल लेने दीजिए ना, चुन पाए अत्रे जी बोल लेने दीजिए। दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत चुनाव पे बात हो रही है, अत्रे जी बोल लेने दीजिए उनको। बोलिए केवल जी। बात यह है कि बीजेपी पार्टी का कोई आदमी जब अपनी गली में भी नहीं निकल सकता तो ये वोट मांगने किससे जाएंगे? ये तो बात तो असली ये है। बीजेपी की इस समय जो हालत है वो ये है कि ये आपने देखा नहीं है, आपने आज पलवल में नहीं देखा, बात है ये गली के नहीं पहुंच सकते, वहां तक पहुंचते पहुंचते इनकी हालत जो है वो ऐसी हो जाती है जिस तरह से इनके पीछे किसान पड़ जाते हैं, इनके पीछे जनरल लोग पड़ जाते हैं। जैसे गली में कोई आदमी आ जाए और ऐसा सा बुढ़ा आदमी आ जाए और उसके पीछे बच्चे पड़ जाते हैं ना, इस तरह से बीजेपी के कोई भी आदमी के पीछे लोग पड़ जाते हैं कि ये आदमी आया कैसे। तो इन आदमियों का हाल ये है। पंचायत का चुनाव लड़ना तो क्या कह रहे हो, इन लोगों को वोट देने भी कोई अत्रे जी एक एक करके दर्शकों के पास आवाज जानी चाहिए, पर इनको वोट देने के लिए तो कोई बात सुनने भी नहीं आएगा। इनकी वोट देना तो अलग बात रही। और दूसरी बात INL भी जो जुम्मा अभी कोई ना उस पार्टी का वजूद है ना उसका MLA है और वो पार्टी भी बीजेपी की साथी है, वो पार्टी को वोट कौन देगा इस समय? ओंकार सिंह जी, ठीक है ओंकार सिंह जी आपको जवाब दे देते हैं। ओंकार सिंह जी जिन्होंने अपने एक विधायक, ओंकार सिंह जी जवाब दीजिए। कांग्रेस ने आप पर हमला किया है पूरी तरह। खालिद जी मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एकमात्र विधायक था जिन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया। इनके 31 MLA हैं। अगर इनको शर्म होती कांग्रेस वालों को, इनके 31 के 31 MLA अगर इस्तीफा दे देते तो क्या बीजेपी अकेले विधानसभा चलाती? नहीं चला सकती थी। विधानसभा में दोबारा पोजीशन वही हो जाती। ये बीजेपी से मिले हुए हैं इनके उड्डा, ये बीजेपी से मिल के सारा काम करें। इनके 31 MLA, किसी एक MLA ने भी इस्तीफा नहीं दिया। भाई अभय सिंह चौटाला ने जनता की आवाज, किसान की आवाज सड़क से लेकर विधानसभा तक ठीक है। वही एकमात्र आप लोग बार बार किसान आंदोलन पर चले जाते हैं। जिस दिन पंचायत को लेकर हम बात कर रहे हैं और जिस दिन किसानों पे बात करते हैं उस दिन आप लोग पंचायत पे और कहीं और मुद्दे पे चले जाते हैं। कौशिक जी बोलिए। एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है कि इनेलो ये मानती है कि हमारी स्ट्रेंथ आज के दिन किसान आंदोलन है। ठीक है, कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेंथ बताई नहीं है मेरे हिसाब से। बीजेपी की स्ट्रेंथ मैं जानता हूं कि इनका जो अपना संगठन है वो बहुत मजबूत है और जो इनके लोग हैं वो है ही हैं, वो टूटेंगे नहीं इनसे। ऐसे इनेलो का भी ये मामला है, जो इनेलो के हैं वो है ही है, वो टूटेंगे। आपको ऐसा कैसे लगने लगा अभी जो कि पिछले चुनाव में एक ही सीट जीती? नहीं वो छोड़ दीजिए, मैं वहीं तो आ रहा हूँ। मैं वहीं तो आ रहा हूँ। जेजेपी तो इनेलो से अलग हो गई है ना, वो भी तो देखना होगा। मैं वहीं तो आ रहा हूँ। अभी देखिए, आप कुछ भी बोलते रहिए, मैं कुछ भी बोलता रहूं। एज ए मैं पॉलिटिकली जो एनालाइज कर रहा हूं, मैं कुछ भी बोलता रहूं। कल को बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो जो मैं इनकी आज स्ट्रेंथ गिना रहा हूं वो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब कौन सी चीज किस पे भारी पड़ती है? अगर मान लो, अगर मैं तो ये इफ्स एंड बट्स हमेशा चलते हैं, मैं ये मान रहा हूं कि बीजेपी चुनाव आज के दिन माइनस में चल रही होगी। जो इनका दोनों जो भी पॉलिटिकल बैठे हैं लोग, कांग्रेस भी और ये भी। लेकिन कल क्या होगा
और ये तो अधिकार उनको भी है ना, बीजेपी को भी ये अधिकार है कि आज सिचुएशन मेरे पक्ष में नहीं है तो बैकफुट पे चल के जो ओमकार जी कह रहे हैं कि जानबूझ के चुनाव टालना चाह रहे हैं, ये उनका अधिकार है, रणनीति है उनकी। वो उसको टाल के साल के बाद अगर इनको चित मार देते हैं तो वो तो विजेता है। तो जीतने के लिए तो किसी को भी कुछ भी करने का हक है, और आज के दिन जब सत्ता में है और लीगल उनके पास बहाना है तो वो लेना चाहिए, उनको ले रहे हैं वो। अत्रे जी यही बात है क्या जो कौशिक जी कह रहे हैं, यही बात है? स्थितियां भाप के और मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। खाली ये अनुकूल स्थिति हो तभी चुनाव हो। विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र, क्योंकि वो एक एनालिस्ट है, ये तो आप भी जानते होंगे सर। मैं आपका हक है, आपका मैं कह रहा हूँ आपको करना चाहिए, आपका हक है। देखिए कोशिश इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र है अपना विश्लेषण करने के लिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ खाली जब आप चुनाव लड़ते हैं या चुनाव होता है तो उसके अंदर एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन में कौन? कांग्रेस कौन? जिसकी खुद की दाल जूतियों में बट रही है, जिसके अंदर शैलजा जी हुड्डा जी को मार के सोती है, हुड्डा जी रोज रात को शैलजा जी को मार के सोते हैं, जिनके हालात ये हैं कि केंद्रीय नेतृत्व अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सका पिछले 1.5-2 साल से, जो हुड्डा साहब को किसी गिनती में नहीं गिनते, जिनकी स्थिति ये है कि संसद बन रहा है, जल्दी बन रहा है, पिछले 7 साल से तो हम सुन रहे हैं, योगेश जी भी सुन रहे होंगे पिछले 7 साल से, जो अपना संगठन तक नहीं बना सके, वो चुनाव क्या लड़ेंगे? ठीक है ढींगरा जी, आपने ढींगरा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक है चुनाव हारे, विजेंद्र हुड्डा पार्लियामेंट चुनाव हारे। जिस प्रदेश की जनता ने ये बात समझ ली है कि ये जो लोग जो भाई भतीजावाद करते थे, क्षेत्रवाद करते थे, जो भ्रष्टाचार, ठीक है ये भाई भतीजा वाली बात हमने पहले भी सुन लिया। अत्रे जी जरा ढींगरा जी, अब आप ढींगरा जी से जवाब ले लीजिए, ढींगरा जी जवाब दीजिए। ठीक है अत्रे जी जवाब ले लीजिए। अत्रे जी हाँ ढींगरा जी ठीक है। अत्रे जी सर वही ढींगरा जी जवाब दे रहे हैं, आपकी बातों का ढींगरा जी जवाब दे रहे हैं, उन्हीं से ले लीजिए ना। हाँ बिल्कुल ढींगरा साहब ने पूछिए कि हुड्डा साहब ने कितने एकड़ जमीन दूसरी किसानों की, कितने एकड़ जमीन का सीएलयू करके 17,000 एकड़ जमीन। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, बात समझ नहीं आती, एक एक करके। ठीक है ढींगरा जी बोलिए। देखिए लोगों के बीच में भाजपा की छवि 0 है, लोग इनको आपको चुनाव बताएंगे, यही बात आप विधानसभा चुनाव में करते रहे, यही लोकसभा में एक बार बोलने लग रहा है ना सर, प्लीज एक दूसरे का आप खुद ही सम्मान कीजिए, अच्छे से अगर डिबेट हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। को आदत पड़ गई है उल्टी पुल्टे काम करने की। आपने पिछले 3-4 जनता ने आपको ये लगता है कि मैं क्या चीज हूँ, अभी तक आपको कहने का नहीं होता। जनता हर बार आपको नकार देती है, कृपया आपको शर्म नहीं आती, अपनी बात चैनल में आके बोलना शुरू कर देते हैं, कृपया बड़ी बातें करते हैं, कमाल कर दिया आपने, थोड़ा तो शर्म करो भाई, जनता के मैंडेट को समझ। ठीक है अत्रे जी एक सवाल, ठीक है अत्रे जी, क्या इस बार के पंचायत और निकाय चुनाव में आप जेजेपी के साथ ही रहेंगे, अलग अलग लड़ेंगे आप लोग? देखिए ये फैसला जो है पार्टी की जो चुनाव समिति है वो करती है, शीर्ष नेतृत्व करता है, ये फैसला कुछ तो रणनीति होगी। जब जी देखिए ऐसा है, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद चुनाव समिति की बैठक होती है जिसके अंदर शीर्ष नेतृत्व इस तरह के सभी फैसले करता है कि चुनाव सिंबल पे लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, किसके साथ लड़ा जाएगा, किसके बिना लड़ा जाएगा, ये सारे निर्णय बाद के निर्णय है। अभी इन पे कोई भी किसी तरह का कमेंट करना मुझे लगता है समय से पहले की बात हो जाएगी, समय आने दीजिए तब इसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जो पार्टी कांग्रेस किसानों की 3,000 एकड़ जमीन छीन के मुकेश अंबानी की कंपनी को झज्जर में दे दे और वो ये उम्मीद करती है कि पंचायत चुनाव में किसान इनको वोट देगा, जो पार्टी जब तक सत्ता में रही मानेसर के अंदर किसान की जमीन को लूट खाया, अंबाला के अंदर किसानों की जमीन को, लेकिन अत्रे जी बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस ने पटखनी देकर हौसले उसके बुलंद है, भले संगठन ना बनाए, लेकिन आपने तो देखा ही ढींगरा जी किस तरह से बात कर रहे थे। लेकिन ओमकार जी सर चुनाव का विश्लेषण योगेश जी कर देंगे, मैं कुछ कहूंगा तो लगेगा या मैं प्रवक्ता कह रहा है, योगेश जी से विश्लेषण करवा लीजिएगा, वो आपके सामने। ठीक है वो भी करवा लेते हैं उनसे विश्लेषण। लेकिन ओमकार सिंह जी क्या रणनीति है आप लोगों की? पंचायत चुनाव में सिर्फ किसान ही मुद्दा रह गया, महंगाई भी एक दुखती रह गए, लोगों का जीना मुश्किल हो गया महंगाई की वजह से। खाली जी पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं ये सपने तो भविष्य के दिखाते हैं,
जब इनसे वर्तमान की बात की जाती है तो कांग्रेस के बीच में घुस जाते हैं। ये अपने संगठन की बात नहीं करते। अब मैं आता हूं पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव में किसान आंदोलन मुख्य मुद्दा रहेगा, एमएसपी मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ महंगाई, बिजली की कीमत, ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं देना, खाद और बीज की कमी, भंडारण क्षमता में कमी, अनाज की बर्बादी, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और भ्रष्टाचार इन सब मुद्दों से ऊपर मुद्दा है। ये सारे मुद्दे लेके इनेलो इस बार गांव में बहुत मजबूती के साथ उभर के आएगी, क्योंकि पिछली बार की स्थिति अलग थी। और आपने शुरू भी कर दिया है जो इनको ओंकार सिंह जी, बीजेपी का तो मैं आराम बताना चाहता हूँ, बीजेपी को तो सरकार ने अभी नकार दिया था। आपने तो शुरू भी कर दिया है। अंबाला में बायो टॉयलेट्स को लेकर आपने श्वास ना देती, ऑक्सीजन ना देती तो ये तो सत्ता से बाहर थे। अंबाला में जो आपने बायो टॉयलेट्स को लेकर जो खुलासा किया वो भी तो आपने शुरू कर दिया पंचायत चुनाव से पहले, घेरने के लिए बीजेपी को। क्या चीज जी? बायो टॉयलेट्स को लेकर अंबाला में जो आपने समझा नहीं मैं। अंबाला में बायो टॉयलेट्स को लेकर जो वहां पे गड़बड़ी हुई है, मैं बताना चाहता हूं। मैंने एक आर्टिकल खालिद जी, मैंने एक आरटीई लगाई थी, उसमें मेरे को पता लगा इन्होंने लाखों रुपए बायो टॉयलेट्स के नाम पर, जो आज तक चली ही नहीं, शुरू ही नहीं हुई, उस टॉयलेट्स के नाम पे इन्होंने भुगतान कर दिया। अनिल विज जी बहुत ईमानदार कहते हैं अपने आप को, जरा जांच करवाइए इन टॉयलेट्स की, इन चौकों की जांच करवाइए। अत्रे जी, विपक्ष मुद्दा खोजने लगा है। अभी भले ही चुनाव दूर हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी मुद्दे खोज रहा है। देखिए ऐसा है खालिद, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा एनएलजी वाले मित्र से कि थोड़ा सा विचार करें। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अगर जनता ने एक बार ये सवाल पूछना शुरू कर दिया ना कि साहब आपके पास ये बड़े बड़े महल कहां से आई, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आई, पहले तो ये सब नहीं था, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आय से अधिक संपत्ति का मामला भुगत रहे हो, भ्रष्टाचार से बात मत किया करो, क्यों जनता के कदम पूछते हो? जनता को याद आ जाती है वो बातें, इसका जिक्र मत किया करो, आपके नुकसान नहीं जाएगी ये बात। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो देखिए राजनीतिक दल जब किसान की बात करते हैं विपक्षी दल, इनसे एक बात पूछिए एनएलजी वाले मित्र से कि आप 5 साल सत्ता में, लगभग 6 साल, आपने किसान का बाजरा कब खरीदा, किसान की सरसों कब खरीदी, किसान का चना कब खरीदा, किसान का सूरजमुखी कब खरीदा, किसान मक्का की तो कभी एमएसपी पर कांग्रेस ने घोषित नहीं की। मैं ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है जब आप किसानों की बात करते हो तो आप भूल क्यों जाते हो कि ये वही किसान है जिसका आप सरसों नहीं खरीदा, बाजरा नहीं खरीदा, मक्का नहीं खरीदा। और वर्तमान सरकार जब किसान के मोटे अनाज को एमएसपी में खरीद रही है तो आप प्रचार करते हो कि तो किसान विरोधी सरकार है। अरे आप किसान को क्या समझते हो? किसान बहुत समझदार है, वो देख रहा है किस तरह से एमएसपी को उसकी फसल बिक रही है। ठीक है सर, ठीक है कौशिक जी, ठीक है। एक बात कहूंगा केवल जल्दी से। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रावधान किया कि किसान की फसल का पैसा सीधा उसके अकाउंट में जाएगा, विरोध करने वाले लोग कौन थे? ये जो सामने बैठे हैं मेरे दोनों मित्र, इनकी पार्टी विरोध कर रही थी कि किसान के खाते में सीधा पैसा क्यों आ रहे हो, और खुद को ही आप किसानी पैसे बता रहे हैं। मतलब आप ये भी नहीं चाहते कि किसान की फसल का पैसा उसके खाते में सीधा चला जाए, आप विरोध करने को कर रहे थे, तो यहाँ बैठिए आप किसानी पैसे होने का विरोध कर रहे हो। क्या आप समझते हो किसान समझता नहीं आपकी सच्चाई को? बहुत बेहतर जानता है, इसीलिए लगातार आपको आपकी जमीन दिखा रहा है। ठीक है सर, कौशिक जी, मुद्दा तो किसानों का अहम है, भले सब पार्टियां लड़ रही हैं और बीजेपी कह रही हो कि अहम ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये अहम है। महंगाई भी है, स्थानीय मुद्दा भी है, नालों की सफाई से लेकर सड़क बनाने तक का स्थानीय मुद्दा पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में अहम होता है। क्या इस पर किसान जैसे आंदोलन का कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हर गांव का मामला रहेगा, जैसा कि बीजेपी कई बार साबित कर देती है, जैसा आप ये उसका जिक्र कर रहे हैं लोहारू का कहां का, ये सच है कि भीड़ इनके साथ भी जुटी है। जब भीड़ इनके साथ जुटी है तो एक्चुअली तो वोट कन्वर्जन में कितना होता है ये डिपेंड करता है। यूं तो कोई भी एक फिल्म स्टार बुला लो आप, भीड़ लाखों की आ जाएगी, क्या वो वोटर होंगे या नहीं होंगे? बीजेपी की जो खूबसूरती है, जिसको भी बुला के लेके आती है वो उनको वोटर बनाती है, पर हर पार्टी में वो गुण नहीं है। ठीक है, तो अब जब अगर मान लो, मैं फिर वही बात करता हूं, कल को ये चुनाव जीत जाएंगे, जैसे पिछले चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी, हर चुनाव में ये कहते रहते हैं अजी बीजेपी को कोई नहीं देगा, बीजेपी को कोई नहीं देगा, बीजेपी सरकार बना लेती है, तुम इसको क्या मान के चलोगे? तो जब वो जीतते हैं और चुनाव में सरकार बनाते हैं तो वो तो जीत गए। ऐसे ही अगर इन चुनाव में भी वो मान लो जीत जाते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि किसान आंदोलन। ओंकार सिंह जी, लास्ट कमेंट।
पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है और जमीनी स्तर पर क्या राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश होगी? खालिद जी, ये पंचायत चुनाव में हमारे हरेक गांव में प्रधान बन चुके हैं, जो रह गए वो बनाने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव किसान मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इनेलो इसमें भरपूर बहुमत के साथ जीत कर आएगी। ठीक है, ये है प्रॉब्लम, इन्होंने अपनी रणनीति बताई है, बीजेपी ने रणनीति नहीं बताई अपनी अभी तक। ये बीजेपी की खूबसूरती है। देखो, मैं इसकी खूबसूरती मानता हूँ कि बीजेपी ने अपनी रणनीति नहीं बताई, इन्होंने अपनी रणनीति खोल दी है, पत्ते खोल दिए सारे। ठीक है, तो बीजेपी इसकी मास्टर है, इस पे मास्टर स्ट्रोक वो रखेंगे अपने पास। लास्ट कमेंट। आपने योगेश जी आपने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि इनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो कुछ भी बोले बैठ के क्या फर्क पड़ता है, तो उनसे कुछ जाने वाला है। उनकार की जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बात करने को चिंता न कीजिए, ये पोजीशन आप पे आने वाली है, आप चिंता न कीजिए। इसके अंदर ही विपक्षी मित्रों ने ये पंचायत और निकाय का चुनाव भी देख लेंगे। दावे से कहता हूँ, इंडियन नेशनल लोग तो चलो किसी गिनती में नहीं है, उसकी चर्चा करना भी बेमानी है। ठीक है सर, कांग्रेस का आप हाल देखिएगा, कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचने वाले इस प्रदेश के अंदर। ठीक है सर, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं सर, वक्त की कमी है सर, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार जो पंचायत और निकाय के चुनाव होगा, उस चुनाव में कृषि कानून मुद्दा होगा या महंगाई मुद्दा होगा या स्थानीय मुद्दे प्रभावी होंगे? क्योंकि क्या मुद्दा होगा ये चुनाव आने के बाद पता चलेगा और किसको इसमें जीत मिलेगी ये चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।